Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Inshallah on Monday grade 11 will be having their second maths assessment और इसके बाद इंशाल्लाह पे मिड ईयर एग्जाम्स हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट और ग्रेड 11 का जो मैथ्स का असेसमेंट है उसकी थोड़ी सी जो है वो डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेरीज आ गई हैं ऑलरेडी मेरे पास, तो उनको भी एड्रेस करेंगे। टॉपिक्स और वेटेजेस पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी देख लेंगे और थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि तैयारी करनी कैसे और कहाँ से करनी है। तो आई होप ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी ग्रेड 11 वालों के लिए। और लाजमी इस वीडियो को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूर देखना। आई होप तुम लोगों ने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी होगी। ऑटम ब्रेक तुम लोग को मिली थी, उसमें भी हमने असाइनमेंट्स दिए थे तुम लोग को काफ़ी। तो बस ये है कि आप इस वीडियो को देख लेना एक बार, तो आपकी जो क्वेरीज है, जो कंसर्न्स है, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास जो मैथ्स का असेसमेंट है इस बार, जो मंडे को होगा इंशाल्लाह ग्रेड 11 का, दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा असेसमेंट इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो मिड ईयर एग्जाम्स हैं। तो वो जो है प्रॉपर 100 मार्क्स के हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना वो इस बार का असेसमेंट भी बढ़ा दिया जाए। तो आपको 50 मार्क्स का जो है वो असेसमेंट देना है मंडे को इंशाल्लाह। और वो जो है 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि देखो आपके पास जो P1 होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स होता है। तो हमने जो है वो 50 मार्क्स और 60 मिनट्स कर दिया, मतलब 1 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, वो पेपर वो असेसमेंट सॉल्व करने के लिए। अच्छा, चूंकि ये P1 बेस्ड है, तो इसका मतलब है कि कैलकुलेटर आप यूज नहीं करोगे। ठीक है। और प्रॉपर पूरी वर्किंग करके दिखाओगे। असेसमेंट के ऊपर भी जो है ना वो क्लियरली मेंशन है कि कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते और आपको हर स्टेप की वर्किंग करके दिखानी है। डजेंट मैटर वो एक नंबर का है, आपको वर्किंग करके दिखानी है। आपको बताना है, आपको जस्टिफाई करना है कि आपका आंसर कैसे आया। सही है। तो एक बात तो ये याद रखना। ठीक है। दूसरा यही कि पेंसिल से वर्किंग करने के बाद उसको लाजमी पेन से आउटलाइन जरूर करना। आंसर स्पेस में आंसर अपना लाजमी लिखना। ज्योमेट्री बॉक्स आप लाजमी लेके आओगे क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, तो यू हैव टू ब्रिंग योर ज्योमेट्री बॉक्स। कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, पेंसिल, स्केल, रबर, ये सारी चीजें आप लेके आओगे। ठीक है ना। ये सारी चीजें तो वही हैं जो आपको टाइम टू टाइम हम लोग बताते रहते हैं, तो आपको पता है। बस ये है कि थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जरा टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 टॉपिक्स है। सही है। जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ग्रेड 11 में हमने सेकंड टॉपिक प्रोबेबिलिटी कवर किया था। प्रोबेबिलिटी में देखो बेसिक जो क्वेश्चन है वो तो आपको पता है नहीं पूछा जाता। बेसिक क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि वो जो मार्बल्स वाले हो गए, कार्ड्स हो गए। P1 में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे। लेकिन ये है कि वो आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए होते हैं। आपका जो ज्यादा फोकस होगा प्रोबेबिलिटी पे वो पॉसिबिलिटी डायग्राम और ट्री डायग्राम पे होगा। ठीक है। पहले तो आप प्रोबेबिलिटी की तैयारी इस तरह करोगे कि पहले आप अपना लेक्चर जो है वो अच्छी तरीके से रिवाइज करोगे। ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद पास पेपर्स ट्राई करोगे। प्रोबेबिलिटी के पास पेपर्स बहुत हैं। ट्री डायग्राम पे ज्यादा फोकस रखना और ट्री और पॉसिबिलिटी डायग्राम पे, क्योंकि इसी के क्वेश्चन जो है ना वो आपको पास पेपर में ज्यादा मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ उसके फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। हर एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स आपको पता होने चाहिए कि भाई जो एक्सपेरिमेंट्स है मेरे पास उनके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो फेवरेबल आउटकम होता है वो आपने डिसाइड करना है और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी डायग्राम्स भी आ सकती हैं, आपके पास ट्री डायग्राम्स भी आ सकती हैं। जब ट्री डायग्राम्स आती हैं तो उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स आते हैं जिनको हम रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हमने यही सारी चीजें की थी और यही सारी चीजें जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रोबेबिलिटी आपने अपना लेक्चर रिवाइज करने के बाद पास पेपर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी, काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के। दूसरा टॉपिक हमारे पास है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको डेसिमल में आंसर देने की जरूरत नहीं है। आप फ्रैक्शन में अपना आंसर दे दो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप आंसर नहीं देते, मिक्स नंबर में आंसर देते हो। और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है। और उसको फाइनल आंसर जो है ना वो रिड्यूस फॉर्म में जो है वो दिया करो हमेशा। सही है। अच्छा, बाकी जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो ट्री डायग्राम में हमने देखा था, मैं आपको बोलता था अभी रिड्यूस मत करो, एलसीएम लेने में आसानी होती है। एलसीएम लेने के बाद एंड में जो है ना फिर आप उसको रिड्यूस कर दो। तो ये चीजें थोड़ा सा ख्याल रखना। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की बात करें अगर, तो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें आपके पास मेनली अपर बाउंड और लोअर बाउंड है।
ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बस यही है। इसके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे। अपर बाउंड निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल वैल्यू में हम एरर ऐड कर देते थे। लोअर बाउंड निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल वैल्यू में हम एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। इसके बाद एरर कैसे निकालते थे, एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 2। एक्यूरेसी कहाँ से आती थी, क्वेश्चन में मेंशन होती थी, मतलब करेक्ट टू द नियरेस्ट। तो ये जो भी चीज इसके बाद गिवन होती थी वो एक्यूरेसी होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते थे, एक डायरेक्ट आता था और एक इनडायरेक्ट आता था। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक वैल्यू दे दी है और उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको निकालना है। लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें हम खुद फॉर्मूलाज बनाते थे, इसकी एग्जांपल हमने क्लास में की थी, जैसे मैंने डिस्टेंस और टाइम आपको दिया और आपसे स्पीड पूछ लिया। ठीक है, तो अब मैंने स्पीड की आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन आप पहले डिस्टेंस और टाइम को यूज करके स्पीड की वैल्यू निकालोगे, फिर जो है वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का आंसर दोगे। इसमें एरोज बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, फॉर्मूला लिखना सबसे पहले, इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन में ना फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिखना, एरोज लगाना। उसके बाद जो एरो आपको बोला है, अगर लोअर बाउंड निकालनी है तो लोअर बाउंड निकालो, अपर बाउंड निकालनी है तो अपर बाउंड निकालो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें जो है वो नहीं समझ में आता, हम सब निकाल देते हैं। बिल्कुल निकाल दो, अपर बाउंड भी निकाल दो, लोअर बाउंड भी निकाल दो, वो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जो राइट आंसर है, जो राइट कैलकुलेशन है, वो जरूर करना। ये नहीं कि आपने दो दो तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो और करके जो है वो सोल्यूशन लिख देते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका एक ही आंसर आना चाहिए जो आंसर स्पेस में आप लिखोगे, और उसके लिए आप जो है नेसेसरी वर्किंग करके दिखाओगे। ठीक है। अच्छा, ये लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी तुम्हें कहाँ मिलेंगे, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी तुम्हें एवरीडे मैथ्स में मिलेंगे। एवरीडे मैथ्स का जो टॉपिक है, जो टॉपिकल पास पेपर में एवरीडे मैथ्स का जो टॉपिक है, उसके अंदर ही तुम्हें लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे, सारे ट्राई कर लो। उसमें डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, काफी मिल जाएंगे। आईजीसीएसई के भी क्वेश्चंस ट्राई करो। अब तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पास पेपर्स और बढ़ गए हैं। ठीक है ना, तो अब तो आपको पता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर्स विद यू, यू आर आल्सो सॉल्विंग मैथ्स 4024 पास्ट पेपर्स, एंड यू आर आल्सो सॉल्विंग आईजीसीएसई पास्ट पेपर्स। तो पास्ट पेपर्स तो काफी हो गए हम तुम्हारे पास। ठीक है, वी हैव वेरिएंट 1, वी हैव वेरिएंट 2, उनके पास भी काफी वेरिएंट्स है। तो बस अब ये है कि काफी क्वेश्चंस है, बस प्रैक्टिस करते रहो। जितनी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। थर्ड टॉपिक हमारे पास है मैप, स्केल ड्राइंग्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स लाना लाजमी है। इसमें हमारे पास बहुत सारी वो होती हैं, यूनिट कन्वर्जन्स होती हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसमें 1:n वाला क्वेश्चन भी आता है, जिसमें आपको रेशियो की फॉर्म में अपना स्केल लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में बेयरिंग और प्रोटेक्टर को कैसे यूज करना है, एंगल कैसे मेजर करना है, आर्क्स कैसे लगानी है। आर्क लगाने के बाद आर्क को मिटाना नहीं, आर्क के नंबर होते हैं, वो देखता है कि तुमने आर्क्स के थ्रू बनाया है, तो आर्क्स को नहीं मिटाना। ठीक है, और बाकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, बार बार उसको आउटलाइन नहीं करो ताकि आपकी डायग्राम खराब हो जाए। ये सारी चीजें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में मैटर करती हैं। ये तुम्हें पास पेपर में कहाँ मिलेगा, तुम्हें लोसाई एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक है, उधर मिलेगा ये। ठीक है, लोसाई तो हट गया। इसके अलावा ये सारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये लोसाई हट गया है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अब जो है वो पूछा जाने लगा है, पहले कम पूछा जाता था, तो इसके क्वेश्चंस भी तुम्हारे पास बहुत जो है वो लिमिटेड ही होंगे। ठीक है, बाकी है कि लेक्चर कॉपी में जितने क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर लो। मैप्स हो गया, मैप्स में एक्चुअल लेंथ कैसे निकालनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम निकालते थे, वो सारे क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हें जो है पास पेपर में भी मिल जाएंगे काफी। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा है। अलजेब्रा तुम्हारे लिए नया नहीं है। अलजेब्रा तो हम लोग बार बार असेस करते ही रहते हैं। अलजेब्रा में एक्सपेंशन है, फैक्टराइजेशन है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, और तुम्हारे पास जो है वो ये क्यूबिक की फैक्टराइजेशन है, और क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन है। एक्सपेंशन भी क्यूबिक की है और क्वाड्रेटिक की एक्सपेंशन भी है। उसके बाद सब्जेक्ट मेकिंग है। ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है। तो ये सारी चीजें आपके अलजेब्रा में वही जो पुरानी थी, वो सारी की सारी जो है ना वो रिपीट हो रही है। नंबर्स पे बात कर लेते हैं। असल में ज्यादातर क्वेरीज जो है ना वो नंबर्स की आ रही है कि सर ये नंबर्स का टॉपिक जो है ना इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें लिख दी है नंबर्स में। नंबर्स में हमारे पास जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस वगैरह आता है, जिसमें बॉड मास का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपको फ्रैक्शंस पे पूरी कमांड होनी चाहिए, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बॉड मास रूल आपको आना चाहिए, रेशियो के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, जिसमें हम लोग आपको रेशियोज देके क्वांटिटीज निकलवाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, एस्टिमेशन हो गई। परसेंटेज देखो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सिंपल परसेंटेजेस आपके पास बिल्कुल आ सकती हैं। सिंपल परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है ना आपको P1 में नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कन्वर्जन्स हो गई, फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में, परसेंटेज की कन्वर्जन हो गई, ऑर्डरिंग हो गई, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, ये जो नंबर्स आते हैं अरेंज करने होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना
वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। नंबर्स में जो है ना बेसिकली देखो कॉमन चीजें हैं, अब ये परसेंटेजेस है, रेशियो है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, काफी सारी चीजें हैं। इसमें टाइम के प्रॉब्लम्स भी मैंने देखे हैं, P1 में आते हैं, टाइम निकालना होता है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, माइनस प्लस करके। इसके अलावा एस्टिमेशन हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गई, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, और रेशियो हो गया। ये सारी चीजें जो है ना ये नंबर्स के टॉपिक में आती हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया, एलसीएम एचसीएफ जो है वो इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं, और मल्टीपल्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो नई चीज ऐड हुई है, रिकरिंग डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, तो ये सारी चीजें आपके नंबर्स का पार्ट है। तो ये सब आपको करनी है, टाइम टू टाइम आप ये करते भी रहते हो, और ये आपको अभी भी करनी है। नंबर्स का टॉपिक तुम्हारे पास पेपर में पूरा मौजूद है, वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें ज्यादा जो है वो चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। रिकरिंग डेसिमल थोड़ा नया है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा जो है वो आईजीसीएसई के पास पेपर्स उठाने पड़ेंगे, तुम्हें वहां से मिल जाएंगे। बाकी जो अगला टॉपिक है दैट इज इंडाइसेस, सर्ट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी आपको पता ही है। ये तीनों चीजें हैं, बेसिकली तीन चीजें हैं ये। इंडाइसेस अलग है, सर्ट्स अलग है, स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है। इंडाइसेस में सारे रूल्स आपको आने चाहिए, इंडाइसेस में सिंप्लीफिकेशन होती है, सर्ट्स में आपको जो है रैशनलाइज हो गया, इवेल्युएट हो गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी यही होता है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना। तो ये टॉपिक ग्रेड 9 का टॉपिक है, इसमें भी पास पेपर में काफी क्वेश्चंस हैं। बस सर्च थोड़ा सा जो है वो नया ऐड हुआ है, तो सर्ट के क्वेश्चन के लिए तुम जो है तुम्हारे पास वर्कशीट्स हैं, बाकी जो है वो आईजीसीएसई के पास पेपर से तुम्हें ये मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक तुम्हारा एंगल प्रॉपर्टीज और सर्कल प्रॉपर्टीज है, ओ सॉरी, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स है। ये अब इसमें पॉलीगॉन्स भी है, अलग पार्ट है बिल्कुल, सर्कल भी अलग पार्ट है। पॉलीगॉन्स के हमारे पास 6 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल वाले, नंबर ऑफ साइड्स वाले, ठीक है। तो वो सारे तुम्हें अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, रेडियस जो टेंजेंट वाली 4 प्रॉपर्टीज है, और एंगल प्रॉपर्टीज 5 हैं, जिसमें एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफेरेंस हो गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल हो गया, मतलब डायमीटर के सामने 90 डिग्री बनता है। उसके बाद वो बटरफ्लाई, बैटमैन वाले विंग्स जिसमें क्रॉस बन रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट जो टेंजेंट वाली जो प्रॉपर्टी है लास्ट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको करनी है। बाकी वेटेज की अगर मैं बात करूं, देखो 50 मार्क्स है और आपके पास 60 टॉपिक्स है, तो ये समझो कि सबकी वेटेज जो है ना मोर और लेस बराबर ही है, ठीक है। कोई 10 मार्क्स का आएगा, कोई 8 मार्क्स का आएगा, कोई 7 मार्क्स का आएगा, तो इस तरह वेटेज है इसकी, ठीक है। 60 टॉपिक्स हैं, 60 के 60 को कवर किया है, तो वेटेज के हिसाब से जो है ना वो सब बराबर ही है, आपको कुछ छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। एंगल प्रॉपर्टीज अगर 10 नंबर का आ रहा है तो इंडाइसिस 8 नंबर का आ जाएगा। नंबर्स अगर 10 मार्क्स का आ रहा है तो अलजेब्रा 6 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है मैप्स और स्केल ड्राइंग 6 मार्क्स का हो गया, तो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी 4 मार्क्स का हो गया, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह करके जो है ना वो हमने चीज़ों को मैनेज किया है। बाकी है कि नॉन कैलकुलेटर है, बिल्कुल कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपको सारी वर्किंग करके दिखानी है। पेंसिल से वर्किंग कर लो बेशक, लेकिन उसको फिर बाद में आउटलाइन ज़रूर करना। पेंसिल से पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है भैया। तो ये सब चीज़ें थी तुम्हें बताने के लिए, आई होप ये सारी चीज़ें तुम लोग के लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, कोई क्वेश्चन तुम्हारे जहन में हो, तो यहीं इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ताकि ये कि सबके लिए वो फायदेमंद हो जाए इंशाल्लाह। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह वीडियोस निकाल निकाल के, क्वेश्चंस निकाल निकाल के तुम्हारे साथ शेयर करूँ। तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे भेज देना इंशाल्लाह, तो मैं उनको भी जो है वो वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी 2 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन है, अगर आज का भी मिलाओ तो फ्राइडे है और सैटरडे संडे है इंशाल्लाह। बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। और विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।